मल्लिका और नरेन अपने बेटे अंकित के साथ रहते हैं। उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था, लेकिन अब वो पूरी तरह से लॉस में जा चुका था, जिस कारण उनकी सारी संपत्ति और जायदाद अब बिक चुकी थी और अब वो एक किराए के घर में रहते हैं। मल्लिका, अब अंकित की शादी की उम्र हो चुकी है। अभी हम इसकी शादी नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? बुढ़ापे में? हाँ नरेन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें नरेन के लिए एक गरीब और भोली भाली लड़की ढूंढनी होगी ताकि आगे चलकर हमें कोई दिक्कत ना आए। और तो और, लड़की अगर नीचे के दर्जे की रहेगी तो अपने हाथ में भी रहेगी। हाँ मल्लिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और वैसे भी बिजनेस में लॉस होने की वजह से मेरी इज्जत की पूरे शहर में धज्जियां उड़ चुकी है। अब तो कोई अमीर बाप अपनी बेटी भी नहीं देगा हमारे अंकित के लिए। हाँ जी, वो भी है। मुझे भी हमेशा इसी बात की चिंता सताती है। एक तरफ मल्लिका और नरेन अंकित की शादी की चिंता में होते हैं और वही दूसरी तरफ अंकित अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता के साथ होता है। अंकित को पता चल जाता है कि घर वाले उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं और उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, और ये बात वो श्वेता को बताता है। क्या? ये नहीं हो सकता अंकित, तुम सिर्फ मेरे हो। माना कि तुम्हारी फैमिली बंगले से किराए के घर में रहने आ गई, और तो और तुम्हारे पापा के कंपनी की इज्जत भी मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी अंकित। लेकिन श्वेता, तुम कितनी अमीर हो, तुम्हें चाहे तो कोई भी मिल सकता है, और अभी हमारी उतनी हैसियत भी नहीं है, तो क्या तुम मेरे लिए इतना एडजस्ट कर पाओगे? देखो अंकित, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी अंकित। हाँ श्वेता, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। आई थिंक अब हमें हमारे घर पर बता देना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। फिर अंकित और श्वेता दोनों घर पर अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं। पहली बार में तो मल्लिका और नरेन रजामंदी नहीं देते, लेकिन जब काफी ढूंढने के बाद भी अंकित के लिए कोई लड़की नहीं मिलती, तब जाकर मल्लिका और नरेन को ना चाहते हुए भी श्वेता को अपनी बहू बनाना ही पड़ता है। लेकिन शादी के बाद वो लोग श्वेता से कटे कटे से रहते हैं और उससे ठीक से बात भी नहीं करते। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए आप दोनों का नाश्ता। और माँ जी, मुझे एक बार अंकित ने कहा था कि आपको ये भुने हुए मसाले वाले मखाने बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये आपके लिए लाए हैं। हाँ हाँ ठीक है, रखो इधर और चली जाओ यहाँ से। अरे जाओ भी, अब क्या यहीं पर डेरा जमा कर बैठने का इरादा है क्या तुम्हारा? सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर श्वेता को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन श्वेता की मामी सास तेजस्विनी घर पर आती है। और श्वेता बहू, कैसी हो तुम? ये नया रिश्ता और नया ससुराल कैसे लगा तुम्हें? तुम्हारा मन तो लग रहा है ना? अब आपसे क्या छुपाऊं मामी जी, अंकित के बाद तो आप ही हो इस घर में जो मुझसे अच्छी तरह से बात कर रही हो, इसीलिए आपको बता रही हूँ। मामी जी, ये लोग मुझसे ठीक से पेश नहीं आते, सीधे मुंह बात तक नहीं करते मुझसे। एकदम पराया सा महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पर। ये ससुराल तो मुझे अपना घर लगता ही नहीं मामी जी। क्या? हाँ मामी जी। ये दोनों पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे इन लोगों के पास पैसा आता गया, ये लोग तो घमंडी हो गए, और अब जब पूरा पैसा चला गया है तब भी इनका घमंड नहीं गया है। वो तो अभी भी उसी रुतबे में रहते हैं, लेकिन इन सब में एक ही बात अच्छी है कि तू मिल गई अंकित को, वरना वो तो बुरी तरह बिगड़ ही गया था। मामी जी, क्या आप मुझे बता सकती हो कि अमीर होने के बाद भी ये लोग इतने नीचे कैसे आ गए? पहले तो ये लोग महलों में रहते थे, लेकिन अब देखो ना, किराए के घर में रहते हैं। अरे श्वेता बहू,
ये बात कई सालों पहले की है। तेजस्विनी श्वेता को सारी कहानी बताने लगती है। आज से कई सालों पहले, जब अंकित स्कूल की पढ़ाई कर रहा होता है, उस समय नरेन शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो लोग बहुत अमीर थे। जब जब उनके घर में मेहमान आते थे, वो लोग बिना सोचे समझे पानी की तरह पैसा खर्च करते थे, वो भी बस दिखावे के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। ये लीजिए, ये आप सबके लिए तोहफे हैं। अरे बाप रे, इतना महंगा ज्वेलरी सेट, इस सब की क्या जरूरत थी भाई साहब? हाँ भाई साहब, ये गाड़ी भी लाखों रुपए की है। क्या आप भी? आज नरेन और मेरी सालगिरह है, इसीलिए मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट नहीं देनी चाहिए क्या? और ये सब तो बस मामूली से तोहफे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मामूली तोहफे? क्या मल्लिका दीदी, अरे ये तो कितना महंगा है। फिर मेहमान चले जाते हैं। अरे मल्लिका दीदी, आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? कितने महंगे तोहफे दिए आपने। हाँ मल्लिका दीदी और जीजू, आप दोनों को सोच समझकर खर्चा करना चाहिए। अरे साले साहब, जब हमारे पास भगवान ने इतनी धन दौलत दी है तो उसका अचार डालते बैठे क्या? आप लोगों में और हम में तो यही फर्क है कि हमारे पास है, इसीलिए हम ये सब करते हैं, और आपके पास नहीं है, इसीलिए आप सब लोग मुंह बंद करके बैठते हैं। इस तरह उन दोनों को समझाने पर भी वो लोग उनकी कोई बात नहीं सुनते और इसका मेहमान भी अच्छे से फायदा उठाते अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। जब जब मल्लिका किट्टी पार्टीज में जाती है, तब वो महंगे गहने और ब्रांडेड आइटम पहनकर जाती है। ओह माय गॉड मल्लिका, तुम्हारे गहने तो कितने सुंदर है, और ये पर्स भी। हाँ हाँ, वो बात तो है। अब ये सब आइटम ब्रांडेड जठेरे, और सबसे बड़ी बात, ये मेरे गले का नेकलेस, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव तो यही आइटम है। यार मल्लिका, तुम्हारी लाइफस्टाइल तो काफी रिच है, तुम तो हर चीज चुटकियों में पा सकती हो। वाकई में क्या नसीब पाया है तुमने। अरे लेकिन किट्टी पार्टी के लिए इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? ये कोई दिखावा विखावा नहीं है, मेरे पास है इसीलिए मैं पहनती हूँ, और तुम्हारे पास नहीं है इसीलिए तुम जलती हो मुझसे। और हाँ, कल मेरी फ्लाइट है सुबह की, लंदन जाने वाली हूँ मैं घूमने के लिए। अब मैं तो घर की लक्ष्मी हूँ ना, मेरे आने से पहले क्या था मेरे पति के पास, लेकिन मेरे शादी के बाद तो इनकी किस्मत का ताला ही खुल गया, इसीलिए मैं इन सभी खुशियों का लाभ उठाती हूँ। हाँ यार, वैसे तेरी बात में भी दम है। फिर एक दिन तेजस्विनी अपनी ननद मल्लिका से मिलने आती है। मल्लिका दीदी, आपको पता है क्या, मैंने ना एक जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं जहां पर ऐसी स्कीम है कि आपको महीने में सिर्फ 2 या 3 हजार भरने हैं, और फिर 20 सालों के बाद उसके 80 से 90 लाख या फिर 1 करोड़ भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ ताकि आप भी इस योजना में इन्वेस्ट कर सको। क्या हुआ दीदी, मैंने तो कोई जोक नहीं मारा, तो फिर आप हंस क्यों रही हो? अरे तेजस्विनी, मैं इसीलिए हंस रही हूँ क्योंकि ये सब चोचले सिर्फ तुम जैसी मिडिल क्लास औरत ही कर सकती है। अरे ऐसी स्कीम वाली कंपनियों को तुम्हें यूं चुटकी बजाकर खरीद सकती हो। और रही बात तुम्हारी, तो तुम भी कहा ये 2-3 हजार इन्वेस्ट करने के पीछे पड़ी हो, और तुम्हें क्या गारंटी है कि तुम 20 साल बाद भी जिंदा रहोगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसी 2-3 हजार में ऐश करो, घूमो फिरो, अपने पसंद के कपड़े लो और गहने खरीदो, और क्या चाहिए एक औरत को। पर दीदी, अरे क्या परवर लगा रखी है। देख तेजस्विनी, हम तो यूं ही महीनों में करोड़ों कमा लेते हैं,
हमें ये सेविंग वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी पानी जैसा पैसा पड़ा है हमारे पास। और पैसे का क्या है, पैसे तो हाथ का मेल है, आज है कल नहीं। इतना नहीं सोचते, सो जस्ट एंजॉय। तेजस्विनी के समझाने पर भी मल्लिका सेविंग करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचती। फिर एक दिन नरेन अंकित के एग्जाम के टाइम पर उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक महंगी कार गिफ्ट करेगा, लेकिन अंकित एग्जाम में फेल हो जाता है। पापा, मैं फेल हो गया हूँ। आई एम रियली सॉरी पापा। अरे चिल बेटा, कोई बात नहीं। और अगर क्या हुआ कि तुम पास नहीं हुए, तुमने मुझसे जो मांगा है वो तो तुम्हें जरूर मिलेगा। जाओ, बाहर गार्डन में तुम्हारी ब्रांड न्यू चमचमाती हुई कार तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या सच में पापा? हाँ बेटा, तेरे पापा सच कह रहे हैं। जाकर देख ले। फिर अंकित दौड़ते हुए गार्डन में चला जाता है और अपनी चमचमाती हुई नई कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव मार के वापस घर आ जाता है। मल्लिका और नरेन कभी भी अपने बेटे पर ध्यान नहीं देते, बस उसे लाड प्यार और पैसे देकर बिगाड़ते ही रहते हैं। तो बेटा, कैसी थी कार? अब तो खुश हो ना तुम? हाँ पापा, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो, अच्छा है कि तुम्हें वो गाड़ी पसंद आई, और तुम चाहे पास हो या फेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक बिजनेसमैन के बेटे हो। और हाँ, ये एग्जाम का टेंशन वेंशन मत लेना, मैं तुम्हें पास करवा दूंगा। बहुत पहचान है मेरी। यस पापा, थैंक यू। और पापा, आज ना मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। ठीक है बेटा। मल्लिका, अलमारी में से बेटे को बंडल निकाल कर दो। हाँ नरेन, अभी लाती हूँ। इस तरह उन दोनों की लापरवाही की वजह से अंकित भी पढ़ाई से दूर होते गया, और कुछ सालों के बाद धीरे धीरे नरेन का टेक्सटाइल का बिजनेस भी लॉस में जाने लगा, और वो काफी कर्ज में डूब गया, और इस वजह से उसे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। अंकित को भी कोई नॉलेज ना होने के कारण बिजनेस संभालने नहीं आया, और आज इसीलिए वो सभी लोग इस परिस्थिति में हैं। यही थे वो सारे कारण। ना इन्होंने कभी पैसों की बचत की, और ना ही कभी अपने बेटे पर ध्यान दिया। अगर आज अंकित पढ़ा लिखा होता, उसके पास अच्छी डिग्री होती, तो वो भी किसी अच्छी पोस्ट पर होता आज। जब मल्लिका दीदी और नंदोई जी को अंकित को प्यार से संभालना चाहिए था, उस पर ध्यान देना चाहिए था, तब दोनों ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से आज उनका ये हाल है। अब इस घर को तू ही संभाल सकती है बहू, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी इनकी अकल ठिकाने पर नहीं आई है। तू भी अमीर घराने से है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, पैसों का घमंड कभी मत कर। उन्हें बचाना सीख और सही जगह पर इन्वेस्ट कर। हाँ मामी जी, आपसे पूरी बात सुनने के बाद मैं समझ सकती हूँ कि मुझे किस तरह से सभी चीजें संभालनी है और किन गलतियों से बचना है। अब मैं अपने ये ससुराल के लोगों के साथ साथ इससे जुड़ी हर एक चीज को फिर से ठीक करूंगी, और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा, इसका पूरा ध्यान दूंगी। अरे वाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। फिर उस दिन के बाद श्वेता ठान लेती है, और वो अपने ससुराल वालों की सोच को और उनके हालातों को ठीक करने में जुट जाती है। प्रीति अपनी सास कुसुम के साथ रहती है। घर में आने वाला हर एक सामान प्रीति दिन रात ऑनलाइन ही मंगाती रहती है। एक दिन की बात है, बहू, मैं सत्संग जा रही हूँ। घर की सारी सब्जियां खत्म हो गई है, इसीलिए हफ्ते की सारी सब्जियां अब तुम ही खरीद कर लाओ, ठीक है ना? ठीक है माँ जी, आप आराम से सत्संग में जाओ, मैं सारी सब्जियां खरीद के लाऊंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है प्रीति बहू।
फिर कुसुम सत्संग के लिए चली जाती है, जिसके बाद प्रीति फटाफट से अपने फोन में ऑनलाइन वेजिटेबल शॉपिंग ऐप खोलती है और उसमें वो ऑफर्स देखने लगती है। अरे वाह, ये तो कितना मस्त ऑफर चल रहा है। मुझे तो यही से सब्जियां मंगवानी चाहिए। हाँ, चलो फटाफट सारी सब्जियां खरीदती हूँ। फिर प्रीति सारी सब्जियां ऑर्डर करती है और जब सास सत्संग से वापस आती है तभी घर में सारी सब्जियां आ चुकी होती है। हे भगवान, अरे प्रीति बहू, तेरी यह ऑनलाइन शॉपिंग करने की बुरी आदत कब जाएगी? अरे यहाँ घर पर बैठकर सोफा गरम करके शॉपिंग करने में और बाजार में जाकर शॉपिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। माँ जी, मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन आपको तो उसमें खोट ही निकालनी होती है। अरे ये देखो, ये आधा किलो टमाटर मार्केट में 20 रुपए का मिलता है, लेकिन ऑनलाइन मैंने इसे 2 रुपए में खरीदा है। यहाँ तक कि आधा किलो प्याज भी 2 रुपए में मिला है। ये शिमला मिर्ची, भिंडी, गोभी, मटर, ये सारी सब्जियां भी हद से ज्यादा सस्ती है। अगर मुझे 20-20 रुपए की सब्जी 2 रुपए में मिल रही है तो उसमें क्या बुराई है? अब आप ही बताइए पापा जी। रणबीर, क्या मैंने कुछ गलत किया है? लेकिन प्रीति, बाजार में मिलने वाली सब्जियां नेचुरल और फ्रेश होती है। अरे तो क्या इन्हें केमिकल्स में मिलाकर लाया है क्या? कुछ भी बोलते रहते हो आप भी। रहने दे, तेरे मुंह लगना मतलब मुंह ही खराब करना। जा, तुझे जो करना है कर। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। प्रीति के ससुराल वाले उसकी ऑनलाइन शॉपिंग की आदत से परेशान हो चुके थे। दिन भर उनके घर पर 3 से 4 बार डिलीवरी बॉयज आते रहते हैं। एक दिन, ये लीजिए मैम, आपका शैम्पू और ब्रेड बटर। थैंक यू सो मच, मैंने इसका पेमेंट ऑनलाइन ही कर दिया है। ओके मैम, थैंक यू। अरे प्रीति बिटिया, इन सबको तू अपने घर पर ही क्यों नहीं रख लेती? तुम्हारे घर पर तो इन डिलीवरी वाले बॉय का आना जाना तो लगा ही रहता है ना। अरे कितनी ऑनलाइन शॉपिंग करती है तू? हाँ करती हूँ मैं शॉपिंग, लेकिन आपको क्या? आपको मुझसे जलन हो रही है क्या? यूं मुझे फालतू के ताने देने से तो अच्छा यही होगा कि आप जाकर अपने बेटे से कहिए कि जाकर कोई अच्छी नौकरी कर ले, फिर आपके पास भी ज्यादा पैसे आएंगे और आप भी ऑनलाइन शॉपिंग कर पाओगी। नॉनसेंस कही की। क्या बोली? अरे रुक तो, बड़ी बदतमीज लड़की है ये तो। फिर एक दिन, हाय ये जालिम ठंड, आज तो मन ही नहीं कर रहा खाना बनाने का। ऊपर से माँ जी की फरमाइश है कि उन्हें वेज कोल्हापुरी और बटर पनीर खाना है और साथ ही नान भी बनाने हैं। ना बाबा ना, आज तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करके थक गई हूँ, इसीलिए आज तो मैं बाहर से ही खाना मंगवाऊंगी। फिर प्रीति ऑनलाइन जाकर फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करती है और ऐसे वो रोजाना करने लगती है, जिससे रणवीर के सेविंग वाले पैसे तो यूं ही वेस्ट होने लगते हैं। एक दिन जब बाहर से खाना आता है तभी, बहू बस बहुत हुआ तेरा ये नाटक। अरे रोज रोज तू बाहर से खाना मंगवा रही है और खुद बस बिस्तर पर लेटकर अपना शरीर फुला रही है। अरे इतनी नालायक कैसे हो सकती है तू? बहू, तुम्हें ये बेशर्मों वाली हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती क्या? हाँ प्रीति, माँ और पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे रोज रोज बाहर का खाना खाने से माँ और पापा की तबीयत खराब हो सकती है। माना कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका हद से ज्यादा इस्तेमाल करो। लेकिन रणबीर, चुप रहे तू बहू। आज अगर तूने अपनी गलती का स्वीकार किए बगैर किसी को उल्टा जवाब देने की कोशिश भी की तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ नहीं तो ये होटल का खाना वापस कर दे और अभी के अभी गैस जलाकर खाना बनाना शुरू कर दे। बाकी मुझे कुछ नहीं पता, समझ गई तुम? क्या? हाँ, और आज मुझे बेसन का चीला और मटर की कचौरियां खानी है।
आज तो तेरा कोई नाटक नहीं चलेगा। तुझे ये दोनों भी पदार्थ बनाने ही होंगे। और मीठे में खीर बनाना, जिसमें वो वैनिला का फ्लेवर भी डालना। उनकी बातें सुनकर प्रीति अपना सर पकड़ लेती है और उसे ढेर सारा खाना बनाना पड़ता है। फिर एक दिन सास की सहेलियां घर पर आने वाली होती है। प्रीति बहू, आज घर पर मेरी सहेलियां आने वाली है, इसीलिए पूरा घर साफ कर देना। और हाँ, एक से एक बढ़कर पकवान बनाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ जी। फिर कुसुम वहां से चली जाती है और तभी प्रीति ऑनलाइन शेफ बुक करती है। जैसे माँ जी ने कहा है, मैं बाहर से खाना तो नहीं मंगवा सकती, लेकिन हाँ, मैं तो घर पर ही शेफ को बुला सकती हूँ। अब देखना कि कैसे यह ऑनलाइन शेफ आकर सारा खाना बनाकर चला जाएगा। फिर प्रीति आराम फरमाती है और वही वो ऑनलाइन शेफ आकर सारा खाना बनाकर चला जाता है और पूरा किचन भी साफ कर देता है। लेकिन उसकी सास को तो यही लगता है कि किचन का सारा काम बहू ने ही किया है। चलो अच्छा है, इतने दिनों बाद बहू ने खाना तो बनाया, वरना ये तो सुबह का चाय नाश्ता भी बाहर से ही मंगवाती थी। हाँ कुसुम, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। फिर एक रोज प्रीति अपने फोन पर ऑनलाइन काम वालियों के बारे में देखती है और वो भी एक ऑनलाइन काम वाली मंगवाने के बारे में सोचती है। वाव, ये मौका तो एकदम बढ़िया है। आजकल काम वालियां कितने ज्यादा पैसे लेने लगी है। वही दूसरी तरफ अगर मैंने ये सस्ती काम वाली ऑर्डर करी तो ये मेरे घर पर आकर सारे काम भी करेगी और मुझे उतने पैसे भी नहीं देने होंगे। क्या हुआ प्रीति, अब कौन सी नई चीज देख ली तुमने ऑनलाइन? अरे कुछ नहीं रणवीर, मैं तो बस वो लिपस्टिक का शेड अवेलेबल है या नहीं देख रही थी। अभी सेल चल रही है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। अगर मैंने इस बेवकूफ को काम वाली बाई के बारे में बताया तो इसके पागल घर वाले और ये घनचक्कर तो मुझे ऑनलाइन काम वाली मंगवाने ही नहीं देगा। फिर प्रीति घर वालों को बिना बताए ऑनलाइन काम वाली मंगला को बुलाती है। हेलो मैम साहब, कैसी हो आप? मेरा नाम मंगला है। आपको बस मुझे बुकिंग कंफर्म होने का पिन बताना होगा। ओके मंगला, लो 345266। ठीक है मैम साहब, चलो अब आपने जैसा जैसा ऑनलाइन फॉर्म बनाया था मैं वैसा वैसा काम करने लगती है। ठीक है मंगला। मंगला पहले दिन तो काफी अच्छे से काम करती है। कुसुम और बाकी घर वालों को तो ऐसा लगता है कि मंगला तो प्रीति की पहचान की ही काम वाली है। वाह प्रीति बहू, क्या बाई लाई है तुमने। अरे तुम्हारी इस काम वाली बाई ने तो हमारे घर को एकदम शीश महल की तरह ही चमका दिया। अब क्या करे माँ जी, मेरी चॉइस ही कुछ ऐसी है। हाँ बहू, मान गई मैं तुझे। वैसे काम वाली रखने की जरूरत तो नहीं थी, पर अब जाने दो। लेकिन हाँ, बाकी के बचे हुए सारे काम तो तुझे ही करने हैं। हाँ माँ जी, करूंगी ना मैं। फिर अगले दिन मंगला चुपके से घर का सारा सामान चोरी करके चली जाती है और ये सब होने के बाद घर के सभी लोग प्रीति पर चिल्लाने लगते हैं। अरे भाई, शक्ल से तो वो मंगला कितनी मासूम लग रही थी, लेकिन वो इतनी बड़ी चोरो चक्की निकलेगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लगता है आप उस पर डरे डाल रहे थे, तभी आपने उसका चेहरा इतनी बारकाई से देखा। बड़े आए मासूम बोलने वाले। और बहू, तू मुझे उस चोरनी के घर का पता दे, मैं अब भी जाकर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करती हूँ। लेकिन माँ जी, वो मैंने। अरे क्या मैंने लगा रखा है, जल्दी बोलो उसका पता। क्या हुआ प्रीति, जल्दी बोलो ना। मैंने वो मंगला को ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मंगला एक ऑनलाइन काम वाली थी, इसीलिए मेरे पास उसका कोई पता नहीं है। क्या? हे भगवान, ये तू क्या कह रही है बहू? अरे तुझे कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं, या तेरी अक्ल कहीं घास चरने गई है? तुझे मैंने 1000 बार समझाया है
कि ऑनलाइन की दुनिया से बाहर निकालकर असल वाली दुनिया में आ। लेकिन नहीं, तू तो हमारी बेवकूफी में गिनती करती है ना। तू क्यों सुनेगी हमारी बात? अरे हम तो काम वाली को बाहर से भी मंगा सकते थे। एटलीस्ट उनके घर का पता तो होता है हमारे पास। सभी प्रीति पर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी प्रीति अपनी ऑनलाइन शॉपिंग वाली हरकत से बाज नहीं आती। फिर एक दिन, अरे वाह, 1.5 लाख का आईफोन सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए में। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ पहले 25 कस्टमर के लिए ही लागू है। मेरे पास तो ये सुनहरा मौका है, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। फिर प्रीति ऑनलाइन पेमेंट कर देती है और वो आईफोन 15 को ऑर्डर करती है। लेकिन जब वो घर पर डिलीवर होता है तब उसमें से बच्चों का फोन निकलता है। ओह शिट, ये क्या? ये तो बच्चों का फोन है, लेकिन मैंने तो आईफोन मंगवाया था। ये कैसे हो गया? क्या हुआ है प्रीति? रणवीर, मैंने आईफोन 15 ऑर्डर किया था, वो भी सिर्फ 40,000 रुपए में। लेकिन देखो ना, ये क्या हो गया उसके बदले? तभी वहां पर कुसुम आती है। हो गया सत्यानाश, तू कभी नहीं सुधर सकती बहू। फिर रणवीर प्रीति को कस्टमर केयर में कांटेक्ट करने के लिए कहता है, जिसके बाद नो मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारे पास इसका पूरा प्रूफ है कि हमने अपने एंड से आपको प्रोडक्ट डिलीवर किया है, तो फिर आपके पास जाकर वो बदल कैसे सकता है? इसका मतलब आप हमसे झूठ बोल रही है। आपने वो फोन तो ले लिया, लेकिन हमसे वापस से फोन मांग रही है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तुम लोग फ्रॉड हो, तुम लोगों ने ही मुझे फंसाया है। आपके पास क्या सबूत है मैम? सबूत दीजिए। प्रीति के पास कोई सबूत नहीं होता और वो इस ऑनलाइन फ्रॉड की शिकार होकर बुरी तरह फंस जाती है। हाय, मैं तो लुट गई रे। देखा बहू, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये ऑनलाइन शॉपिंग बंद करो, लेकिन नहीं, तुमने हमारी एक नहीं सुनी। और ये इसी का परिणाम है, अब बेट रोती हुई। हाँ प्रीति, ये सब तुम्हारी ही लापरवाही के कारण हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब से मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूंगी। आप सभी लोग सही थे, मैं ही गलत थी और अब मैं इसमें फंसना नहीं चाहती। उस दिन के बाद से प्रीति कान पकड़ लेती है और फिर कभी ऑनलाइन शॉपिंग करती ही नहीं। धीरज अपने पिता रामकिशोर और माता इंदू के साथ रहता है। धीरज की बहन कोमल की शादी होने वाली होती है और अपनी शादी के लिए कोमल ने एक बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा बनवाया होता है। लेकिन ऐन वक्त पर उस लहंगे का ब्लाउज फट जाता है। ये देखकर कोमल बहुत परेशान हो जाती है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट में मुझे नीचे जाना है। मुहूर्त का समय भी निकला जा रहा है। अब मैं अपने लहंगे के साथ कौन सा ब्लाउज पहनूंगी? तभी वहां पर एक मेहंदी आर्टिस्ट आई होती है, जिसने कोमल की मेहंदी बनाई होती है। उसका नाम रचना होता है। रचना कोमल से कहती है, कोमल दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड आइडिया है। मैं अभी आपका ब्लाउज वापस लौटा देती हूँ। क्या? लेकिन तुम ऐसा कैसे करोगी रचना? रचना कोमल के ब्लाउज की जगह मेहंदी कोन से मेहंदी ब्लाउज की डिजाइन बनाती है। जब वो डिजाइन कोमल आईने में देखती है तब वो एकदम चकित रह जाती है। ओह माय गॉड, ये तो एकदम रियल ब्लाउज लग रहा है। वाव, क्या कमाल का चमत्कार किया है तुमने रचना। थैंक यू सो मच। तुम्हारा तो ये मेहंदी ब्लाउज वाला डिजाइन बहुत ही सुंदर है, मेरे फटे हुए ब्लाउज से भी ज्यादा सुंदर है। यू आर वेलकम दीदी। अब चलिए, सब आपका वेट कर रहे होंगे। हाँ रचना, चलो। कोमल और रचना नीचे मंडप में जाते हैं और थोड़ी ही देर में कोमल और उसके मंगेतर की शादी हो जाती है। शादी में आए सभी लोग कोमल की ब्लाउज की
खूब तारीफ करते। वाह वाह कोमल बिटिया, ये ब्लाउज तो बहुत ही बढ़िया लागत रही। कहाँ से खरीदा? जरा हमका भी वो दुकानवा का पता बताई दो। सच में कोमल, ये ब्लाउज तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेकिन कोमल बिटिया, तुम्हारे लहंगे के साथ जो ब्लाउज था वो तो दूसरा था, और ये ब्लाउज तो अलग है बेटा। ये ब्लाउज मैंने खरीदा नहीं है माँ। वो लहंगे वाला ब्लाउज तो फट गया। वो तो शुक्र है इस मेहंदी आर्टिस्ट रचना का। इसने ही ये मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन किया है। का? इसका मतलब ही मेहंदी का ब्लाउज है? वाह वाह, क्या डिजाइन है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मेहंदी का ब्लाउज है। ये तो हकीकत में एक ब्लाउज ही लग रहा है। रचना बिटिया, हम भी तुमसे मेहंदी वाला ब्लाउज बनवाने जरूर आएंगे। हाँ हाँ, हमका भी बनवाना है तोरा से ऐसन सेम टू सेम मेहंदी ब्लाउज। ठीक है काकी जी, आप जब भी बोलो मैं मेहंदी ब्लाउज लगवाने आ जाऊंगी आपके घर। रचना को देख शादी में मौजूद कोमल का छोटा भाई धीरज रचना को पहली नजर में ही देख उसे प्यार कर बैठता है। वो उसका नंबर लेकर बाद में उससे मिलने जाता है और दोनों की बातें और मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। वही रचना अपनी मेहंदी ब्लाउज के लिए धीरे धीरे करके मशहूर होने लगती है और उसे बहुत से ऑर्डर मिलने लगते हैं। कांग्रेचुलेशंस रचना, तुम कितनी तरक्की करने लगी हो। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये तो सब तुम्हारी दीदी की बदौलत है ना। उस दिन शादी में मैं मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन बनाती और ना ही इस तरह मशहूर हो जाती। हाँ रचना, तुमने बिल्कुल सही कहा। दीदी की तो शादी हो गई, लेकिन हमारा क्या? अब बस बहुत हुआ। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब हमें शादी करनी चाहिए। हाँ धीरज, मुझे भी अब इंतजार नहीं होता। हम जल्दी शादी करेंगे। धीरज और रचना दोनों के परिवारों के बीच बातचीत होती है और दोनों का रिश्ता पक्का होकर उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद रचना की सास इंदु को रचना का यूं बाहर काम करना खटकने लगता है। धीरज, तेरी बीवी को समझा कर रख। हमारे घर की बहुएं बाहर का काम नहीं करती। उसे अपने घर गृहस्थी की तो कुछ पड़ी ही नहीं है। सुबह हुई नहीं कि निकल पड़ती है ये महारानी अपनी मेहंदी ब्लाउज के ऑर्डर्स के लिए। वो भूल रही है कि वो एक गृहिणी है। लेकिन माँ, वो घर के सारे काम निपटा कर ही तो बाहर जाती है। नाश्ता, खाना, सफाई सब कुछ तो करके जाती है वो। तो कोई मेहरबानी नहीं करती है वो? और एक बहू को इन सब कामों के अलावा भी और कई काम होते हैं। तू उसकी वकालत मत कर, वरना मैं तुझे उसके साथ घर के बाहर निकाल दूंगी। ये सब वहां पर आई रचना सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। अरे वाह, आज चांद जल्दी कैसे निकल गया। बहुत जल्दी ससुराल का रास्ता दिख गया तुझे आज। हाँ, माफ कीजिए माँ जी। देख रचना बहू, मैं तुझे इज्जत से कह रही हूँ, तू अपना ये मेहंदी ब्लाउज डिजाइन का काम बंद कर दे, वरना मैं ना चाहते हुए भी वो सारे कदम उठाऊंगी जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। बेचारी रचना को अपनी सास के आदेश का पालन करना पड़ता है और वो मेहंदी ब्लाउज का काम बंद कर देती है। और अब सास उससे दिन रात घर के काम करवाती है, जिस कारण रचना बहुत थक जाती है। कुछ दिनों बाद अचानक से धीरज की नौकरी छूट जाती है, जिस कारण अब घर में पैसों की समस्या आ जाती है। लाभ ढूंढने पर भी उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। हे भगवान, ना जाने अब क्या होगा। घर में सारा राशन भी खत्म होने आया है। मैं भी क्या कर सकता हूँ माँ, इतनी कोशिशों के बाद भी जॉब नहीं मिल रही। इंदु के पास अब और कोई चारा नहीं होता। वो अपनी बहू के पास जाकर कहती है,
मुझे माफ कर दे रचना बहू। मैंने तेरे साथ अन्याय किया है, तेरे पेट पर लात मारी है, तेरे काम को रोकने की सजा मिली है मुझे आज। मेरे बेटे की नौकरी छूट गई, लेकिन आज ये सास अपनी बहू से विनती करती है कि तू जाकर अपना काम कर और अपने परिवार की मदद कर बहू। अब तू ही है जो हम सबको बचा सकती है। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप प्लीज माफी मत मांगिए। मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं सब संभाल लूंगी। धन्यवाद बहू। तू सच में एक बहुत ही अच्छी बीवी और एक बहुत ही अच्छी बहू है। मैंने ही तुझे समझने में देर कर दी, या फिर कभी समझना ही नहीं चाहा। थैंक यू सो मच रचना। रचना मेहंदी ब्लाउज डिजाइन का काम फिर से शुरू करती है और ढेरों पैसे कमाने लगती है और अपने ससुराल वालों को भी संभालती है। कुछ महीनों बाद धीरज को एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी मिलती है और साथ ही रचना अपना एक खुद का बुटीक भी खोलती है, जिसमें वो मेहंदी ब्लाउज डिजाइन्स के ऑर्डर लेती है और वो आगे जाकर खूब नाम और शोहरत कमाती है।